स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 11 दिसंबर 2001 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करो तो उसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट का दिन था। यही वो दिन था जिस दिन चाइना WTO का ऑफिशियल मेंबर बना। और ये फैसला सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप। ये डिसीजन अमेरिका और यूरोप के लिए एक नए मार्केट का गेटवे बन गया, लेकिन बीजिंग के लिए ये एक सिस्टमैटिक रोड मैप का हिस्सा था जो उसे ग्लोबल इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने के लिए तैयार कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि भाई WTO तो वेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना से इसको मेंबरशिप का क्या फायदा होगा। अब WTO एंट्री का सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा चाइना के ट्रेड टैरिफ्स पर। 1992 तक चाइना का एवरेज टैरिफ 40% था, जो 2001 में 15.3% तक गिर गया और 2010 तक ये सिर्फ 7.4% था। इसका मतलब ये था कि ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के लिए चाइना अब एक सप्लायर नहीं, बल्कि एक सस्ता और ओपन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। अब इसके साथ साथ आप एक और भी लाइन नोट करिए कि यही वो पीरियड था जिसमें चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम शुरू हुआ था। अब 2000 में चाइना का टोटल ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ $500 बिलियन था और 2020 तक ये आंकड़ा $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 2001 से 2012 तक चाइना का GDP 10% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा। 2001 के बाद चाइना ने 2.3 ट्रिलियन का FDI अट्रैक्ट करा, जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स USA, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया से आई। अब जर्मनी के उस वक्त के ऊपर जो इंडस्ट्रियल जायंट्स थे, जैसे कि वोक्सवैगन, सीमेंस, BASF या BMW की बात करो, उन्होंने अपने सप्लाई चेन्स चाइना में इंटीग्रेट करने शुरू कर दिए। वोक्सवैगन जो पहले जर्मनी में अपनी सबसे ज्यादा कार्स बेचता था, अब चाइना उसका सबसे बड़ा मार्केट बन गया। जर्मनी और चाइना का जो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो 1990 से लेकर 2010 तक एक विन विन सिचुएशन लग रहा था। जर्मनी को भी बेनिफिट हो रहा था, चाइना को भी बेनिफिट हो रहा था। जर्मनी का एक मॉडल है मित्सुलस्टैंड मॉडल, जैसे हमारे MSME मॉडल है वैसा ही कुछ मॉडल है, यानी छोटी लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी फर्म्स। वो चाइना की मॉडर्नाइजेशन जर्नी के लिए बैकबोन बनके उभरे। 1990s में जर्मनी का चाइना को एक्सपोर्ट सिर्फ 5.3 बिलियन यूरोस था और 2021 तक यही आंकड़ा 96 बिलियन यूरोस को क्रॉस कर गया। वोक्सवैगन जो जर्मनी का लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, चाइना में अपनी 40% से ज्यादा ग्लोबल सेल्स करता है। 2016 तक जर्मनी का 45% मशीन टूल एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना जा रहा था। जर्मनी को लगा कि भाई बढ़िया चल रहा है, ये एक इकोनॉमिक जैकपॉट है, लेकिन जो गेम पर्दे के पीछे चल रहा था वो बहुत ज्यादा गहरा था। अब चाइना सिर्फ जर्मन मशीनरी नहीं खरीद रहा था, बल्कि उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था। हर जॉइंट वेंचर डील, हर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हर R&D कोलैबोरेशन के साथ चाइना के इंजीनियर्स जर्मन की बेस्ट टेक्नोलॉजी को कॉपी और इंप्रूव कर रहे थे। अब इसी के बीच चाइना ने 2015 में मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी लॉन्च करी, जिसका मेन टारगेट था हाई एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना। पहले चाइना वोक्सवैगन से कार के पार्ट्स लेता था, आज BYD और NIO वोक्सवैगन को ग्लोबल EV मार्केट में टक्कर दे रहे हैं यार। पहले चाइना सीमेंट्स के मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था, आज माइंड्रे जैसी चाइनीज फर्म्स ग्लोबल मार्केट में इसके साथ ही कंपीट कर रही हैं। पहले चाइना BASF के केमिकल प्रोडक्ट्स लेता था, आज चाइना अपनी डोमेस्टिक केमिकल इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट हो रहा है। अगर कोई देश अपने इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स को सिक्योर नहीं करता तो वो सिर्फ सप्लायर बन के रह जाएगा, कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। ये शब्द थे हेलमट शुमिट के, फॉर्मर जर्मन चांसलर। अब इसके बाद जर्मनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आज उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन रहा है। जर्मनी का ट्रेड सरप्लस 2000s और 2010s में उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हुआ करता था, लेकिन 2020s में ये एक वल्नरेबिलिटी बन गया। आज जब चाइनीज कंपनीज बॉश, सीमेंस और BMW जैसे जर्मन फर्म से कंपटीशन कर रही हैं, तो सवाल ये है कि जर्मन ने एक बायर को नर्चर किया या एक कॉम्पिटिटर को। 2022 में जर्मनी का चाइना को एक्सपोर्ट 106 बिलियन यूरोस तक पहुंच गया, लेकिन इसी के साथ साथ जो जर्मन के इंपोर्ट्स हैं वो 191 बिलियन यूरोस को क्रॉस कर गए, यानी जर्मनी का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। 2023 में जर्मनी के 5 लाख लोगों की जॉब्स चाइना के डायरेक्ट कंपटीशन की वजह से खतरे में आ गई। अब यूरोपियन यूनियन अब चाइना के EVs और सोलर पैनल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने का सोच रहा है, ताकि जर्मन इंडस्ट्रीज जो हैं वो बच सके। आज सिर्फ जर्मनी नहीं, बल्कि दुनिया के हर बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के लिए ये चाइनीज एग्जाम्पल एक वार्निंग है यार, जो चाइना को एक कस्टमर समझ रहा है, कहीं वो अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो नहीं नर्चर कर रहा। तो चलिए जानते हैं कि जर्मनी ने अपने आप को ये नर्चर कैसे करा और कैसे वो चाइना के ट्रैप में फंस गया। अब जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस का राज सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं थी, बल्कि उसकी 2 सबसे बड़ी ताकत थी। एक थी मित्सुलस्टैंड,
यानी छोटी मगर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल फर्म्स का नेटवर्क, और दूसरा था उसका वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम। जब बाकी वेस्टर्न देश मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर रहे थे, जर्मनी ने अपनी इंडस्ट्रियल रूट्स को मजबूती से पकड़ के रखा। जर्मन का सिस्टम यूनिक था। ट्रम्प जैसे लेजर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के लीडर्स या कुकर रोबोटिक्स जैसे ऑटोमेशन के पायनियर्स वो हाई एंड टेक्नोलॉजी बेच रहे थे जो चाइना की इंडस्ट्री को डिस्परेटली चाहिए थी। जब जर्मनी ने अपनी हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी चाइना को सप्लाई करनी शुरू करी तो दोनों देशों के रिश्ते एक नए लेवल पर पहुंच गए। ट्रम्प 2020 तक चाइना के इंडस्ट्रियल रेजर मार्केट का 30% कंट्रोल करता था। या अगर आप कूका का एग्जांपल लो तो कूका का चाइनीज ऑटो फैक्ट्रीज के लिए 50% रोबोटिक्स सप्लाई करना सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये एक बड़ी ग्लोबल शिफ्ट थी यार। जर्मनी के लिए ये ट्रेड गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन चाइना के लिए ये एक सीखने का प्लेटफॉर्म बन गया। पहले चाइना इन जर्मन कंपनीज की मशीनरी पर डिपेंडेंट था, लेकिन धीरे धीरे उसका एम ये बन गया कि वो सिर्फ इन टूल्स का इस्तेमाल ना करे बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करे। लेकिन जर्मनी की सक्सेस सिर्फ मशीन्स पर बेस्ड नहीं थी। जर्मनी का असल पावर तो उसके लोगों की स्किल्स थी यार। जब दुनिया हाई एजुकेशन डिग्रीज पर फोकस कर रही थी, जर्मनी वोकेशनल ट्रेनिंग पर पैसा डाल रहा। 2010 तक 80% जर्मन यूथ अप्रेंटिसशिप में थे, जो उन्हें वर्ल्ड क्लास स्किल्ड वर्कर्स बना रहा था। इसका रिजल्ट, जब 2009 में यूएस मैन्युफैक्चरिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.6% था, तब जर्मनी सिर्फ 5.8% पे था। मतलब पूरी दुनिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दुख से गुजर रही थी और वहीं जर्मनी हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग का एक फोर्ट्रेस बना हुआ था। अब चाइना समझ गया कि भाई अगर उसको जर्मनी के बराबर आना है तो सिर्फ उसकी मशीन्स लेने से काम नहीं चलेगा, उसको उनका पूरा सिस्टम समझना होगा। यही वजह थी कि चाइना ने जॉइंट वेंचर्स का अग्रेसिव यूज करा। जर्मन कंपनीज को चाइना में बिजनेस करने के लिए लोकल पार्टनरशिप्स बनाने पड़ते थे कि अगर आप हमारे यहां पे आ रहे हो, आप इंडिविजुअली नहीं जाओगे, आप हमारे यहां आइए, हमारी किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कोलैब करिए और फिर आप यहां पे प्रोसीड करिए, जिसमें चाइना के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस उनके साथ काम करके सब कुछ सीख रहे थे। ये डील जर्मन एग्जीक्यूटिव्स के लिए पहले विन विन लगा, लेकिन बाद में इसी प्रोसेस को फॉर्च्यून बार्गेन कहा गया, यानी एक ऐसी डील जो शॉर्ट टर्म में फायदा देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अपनी ही टांग खींच लेती है। आज जब चाइना अपनी रोबोटिक्स और लेजर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जर्मनी की दी हुई ट्रेनिंग का नतीजा है, और चाइना इन पॉलिसीज को अच्छे से जानता है। फॉर एग्जांपल, जो हम चाइना +1 की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जिसमें इंडिया में कंपनीज मूव होंगी जो पहले चाइना में थी क्योंकि लेबर महंगी हो रही है, चाइना ने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई इंडिया में ट्रेनिंग देने के लिए, उनके ह्यूमन कैपिटल को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पता है उसने जर्मनी के साथ क्या करा। नाउ सेम थिंग कुड बी रिपीटेड विद हिम आल्सो। अब जर्मनी ने क्या किया, अब वापस अगर जर्मनी में चले तो अगर जर्मनी के इंडस्ट्रियल जायंट्स ने चाइना को टेक्नोलॉजी दी तो चाइना ने वो नॉलेज लेके अपना इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना लिया। पहले जो चाइनीज कंपनीज जर्मनी पर डिपेंडेंट थी, आज वही कंपनीज जर्मनी का कंपटीशन बन रही हैं। एक वक्त था जब जर्मनी सोच रहा था कि भाई चाइना एक बड़ा कस्टमर है, लेकिन आज चाइना एक बड़ा राइवल बन के खड़ा है। सवाल यह है कि क्या जर्मनी का इंडस्ट्रियल माइट एक डबल एज सॉर्ड बन गया है? क्या जो जर्मनी ने डेकेड्स में बनाया वो चाइना सिर्फ एक डेकेड में कॉपी करके तोड़ रहा है? आने वाले टाइम में ये बैटल और भी इंटेंस होने वाली और चाइना इसको बाकी कंट्रीज के साथ भी कॉपी पेस्ट करेगा। लेकिन इन सब चीजों को टैकल करने के लिए हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन डिकोड करने वाला बनता है कि चाइना ने कैसे जर्मन के हाथों ही अपने आप को ताकतवर बनवाया, या जर्मनी से कहां पे गलती हो गई। अब अगर जर्मन फर्म्स को चाइना का बड़ा बाजार कैप्चर करना था तो उन्हें बीजिंग की शर्तों पर खेलना पड़ता था, और बीजिंग की सबसे बड़ी शर्त क्या थी? जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब अगर किसी फॉरेन कंपनी को चाइना में बिजनेस करना है तो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी चाइनीज पार्टनर के साथ शेयर करनी पड़ेगी। एग्जांपल लीजिए वोक्सवैगन और FAW का एक ड्रीम डील। जर्मनी की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में एंटर हुई FAW फर्स्ट ऑटो वर्क्स के साथ एक जॉइंट वेंचर के जरिए। उस समय वोक्सवैगन के लिए ये एक ड्रीम डील थी कि चाइना का मिडिल क्लास रैपिडली ग्रो कर रहा है और वोक्सवैगन का ब्रांड वहां तेजी से पॉपुलर होने लगा। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? 2023 तक चाइना वोक्सवैगन की ग्लोबल सेल्स का 40% हिस्सा बन गया। मतलब वोक्सवैगन के लिए ये एक बड़ा सक्सेस था, लेकिन इसका असली कॉस्ट क्या रहा? वोक्सवैगन ने अपनी इंजन और ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर कर दी, जिसका सीधा फायदा चाइना के स्टेट ओन्ड ऑटोमेकर SAIC को मिला। SAIC ने इसी टेक्नोलॉजी के बेस पर रोवे जैसे अपने लोकल ब्रांड्स डेवलप कर लिए और आज वोक्सवैगन के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। मतलब जो टेक जर्मन ने चाइना को दी थी वही आज जर्मनी के अगेंस्ट यूज हो रही है। अगर आप वोक्सवैगन वाली बात से कन्विंस नहीं हो रहे तो BMW का एक एग्जांपल देखिए। BMW ने भी यही भूल करी। साल 2003 में BMW ने ब्रिलियंस ऑटो के साथ एक जॉइंट वेंचर करा। पहले तो सब कुछ स्मूथ चला,
BMW को चाइना के अंदर अपनी सेल्स बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन आगे चल के ब्रिलियंस ऑटो ने खुद अपने ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूरोप में एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, वही टेक्नोलॉजी से जो उन्होंने BMW से सीखी थी। जो कंपनी पहले BMW के साथ सीख रही थी, आज वही BMW के अगेंस्ट यूरोप की मार्केट में कंपीट कर रही है। 2007 में यूरोपियन यूनियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट आई जो और भी शॉक देने वाली है। उसका कहना है कि 70% यूरोपियन कंपनीज जो चाइना में काम कर रही हैं, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट फेस किया था। मतलब चाइना सिर्फ सीख नहीं रहा था, बल्कि फॉरेन टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करके रिफाइन भी कर रहा था। जर्मन फर्म्स के लिए चाइना एक बाजार, लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें और इसको सोचें भी कि भाई आइडली उस सिनेरियो में जब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, जर्मनी की इतनी डिपेंडेंसी चाइना पे बन कैसे गई? या जब इतने सालों में वो आईपी थेफ्ट होता रहा तो जर्मन सिर्फ प्रॉफिट के नशे में चूर था, या उनकी एक बहुत बड़ी भूल है ये? तो जर्मन फर्म्स के लिए चाइना का बाजार एक इररेजिस्टिबल प्रॉफिट मशीन बन चुका था। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लालच में उन्होंने चाइना को कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक का एक्सेस दे दिया, बिना ये समझे कि चाइना का असली प्लान क्या था। लेकिन जो जर्मनी एक सप्लायर समझ रहा था, वो चाइना एक ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी में था। धीरे धीरे जर्मन फर्म्स ने रियलाइज किया कि उन्होंने चाइना को एक कस्टमर नहीं बल्कि एक पावरफुल कॉम्पिटिटर बना लिया है। और वही आप देखिए, वही जो 2006-07 का टाइम है, यहीं से चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो एज ब्रैकेट है वो शुरू हो रहा है। दिस मींस चाइना 2001 में जब WTO की एंट्री लेता है, ही वाज वेल अवेयर ऑफ दिस। तो उनकी पॉलिसी पहले ही आगे चल रही थी। वो 10 साल पहले का सोच रहे, वो 10 साल बाद का सोच के चल रहे थे। अब आज चाइना की लोकल कंपनीज यूरोपियन और जर्मन फर्म्स को उन्हीं के बाजार में टक्कर दे रही है। जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस जो एक वक्त पे उनकी ताकत हुआ करती थी, अब उनकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी। तो सवाल यह है कि जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस चाइना के लिए एक ब्लेसिंग था या एक ट्रैप जिसमें जर्मनी खुद ही फंस गया? मेड इन चाइना 2025, जब मेड इन चाइना 2025, या कहिए कि जब शागिर्द ही उस्ताद बन गया। 2015 तक चाइना का असली गेम प्लान दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका था। मेड इन चाइना 2025 यह सिर्फ एक नया इंडस्ट्री पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि चाइना की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी जो उसे सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब से उठाकर एक हाई टेक सुपर पावर बनाने वाली थी। चाइना ने सिर्फ सस्ते माल का प्रोड्यूसर बनकर रहने का सोचना बंद कर दिया। अब एम था कि रोबोटिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में वो दुनिया का लीडर बने। और इसके लिए बीजिंग ने $300 बिलियन का मैसिव फंडिंग प्रोग्राम अनाउंस करा, जो इन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बैक्ड सपोर्ट दे रहा है। मतलब अब चाइनीज कंपनीज के पास सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज नहीं, बल्कि गवर्नमेंट का पूरा फाइनेंशियल बैकअप भी था, जो उनको अनफेयर कॉम्पिटिटिव एज दे रहा था। आपने टेक्नोलॉजी सीखी, उसी टेक्नोलॉजी से अब आप गवर्नमेंट फंडिंग की मदद से उसके ऊपर बनाओगे और बना के उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड को बेचोगे, या उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड को बेचोगे। अब जर्मनी की गद्दी हिल चुकी थी। जब मेड इन चाइना 2025 लॉन्च हुआ, उसके इफेक्ट्स तुरंत दिखने लगे। सबसे बड़ा झटका जर्मन कंपनीज को लगा जो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल मशीनरी के किंग माने जाते थे। पहले ईवी बैटरी सेक्टर में जर्मन कंपनीज जैसे कि बॉश इंडस्ट्री लीडर थी, लेकिन चाइनीज प्लेयर्स जैसे कि CATL और स्वॉल्ट ने सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं की, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी इतनी इंप्रूव कर ली कि उनका प्राइस जर्मन बैटरी से 30% सस्ता हो गया। चाइना ने यह चीज डिकोड कर ली थी कि भाई R&D में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वर्ल्ड से टेक्नोलॉजी लो, जिसको जो बनाना है तुम बनाओ भाई। उन्होंने एक चीज को डिकोड करा कि वर्ल्ड को सही क्वालिटी सस्ते रेटों पे चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट सेम ही हो। चाइना ने वो चीज डिकोड करी है। किसी को जूता बनाना है भाई, तुम फर्स्ट कॉपी का जूता बनाओ, क्वालिटी सही रखो, सस्ते में देंगे, R&D पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं तो प्राइस बढ़ेगा कैसे? ये चीज चाइना ने डिकोड करी है। और जब कॉस्ट कम होती है तो मार्केट शिफ्ट होना तय होता है। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? 2023 तक BYD जैसी चाइनीज ईवी जायंट्स ने वोक्सवैगन को चाइना के मार्केट में पीछे छोड़ दिया। यह सिर्फ एक सेल्स नंबर नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक पावर शिफ्ट था। जहां एक वक्त पे जर्मनी की कंपनीज चाइना की मार्केट को कंट्रोल करती थी, आज वही चाइना की कंपनीज जर्मन फर्म्स को उनके ही घर में चैलेंज दे रही थी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो, तो जब 2015 में चाइना का ग्लोबल ईवी मार्केट शेयर सिर्फ 1% था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 8 साल में यह 35% तक पहुंच जाएगा। मतलब हर तीसरा ईवी जो दुनिया में आज की डेट में बिक रहा है, वो चाइना से आया है। आज दुनिया देख रही है कि जो स्टूडेंट एक जमाने में जर्मनी और वेस्ट से सीख रहा था, अब वही स्टूडेंट अपने उस्तादों को टक्कर दे रहा है। जब मेड इन चाइना 2025 अनाउंस हुआ था, तब जर्मनी सोच रहा था कि यह सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेकिन असल में यह एक डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक वॉर थी, एक इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल वॉर, जिसमें जर्मनी धीरे धीरे हार गया। आज की तारीख में चाइना की कंपनीज हाईटेक इंडस्ट्रीज के लीडर बन रहे हैं, और जर्मनी की वही पुरानी स्ट्रैटेजी जो पहले काम करती थी, अब आउटडेटेड लग रही है। अब सवाल यह है कि जर्मनी के इंडस्ट्रियल जायंट्स जो एक टाइम पर दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाते थे, क्या वो अब नए चाइना के सामने खड़े हो पाएंगे? अगर आप उनका आज की डेट में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी देखो,
तो जर्मनी की ऑलमोस्ट एवरेज एज जो है वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आप चाइना की उस्तादी देखिए, कैसे उसने जर्मनी को डिपेंडेंसी ट्रैप में फंसाया। अब जर्मनी के लिए ये एक अजीब सी इकोनॉमिक आयरनी थी। जिस चाइना ने उसकी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का मौका दिया, वही चाइना आज उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। 2023 तक जर्मनी का जीडीपी चाइना पर 7% यानी कि $280 बिलियन एनुअली तक डिपेंडेंट हो चुका था। मतलब जर्मनी की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अब चाइना की डिमांड और उसकी पॉलिसीज के ऊपर टिक गया। एक वक्त था जब वोक्सवैगन चाइना का डार्लिंग ब्रांड था, लेकिन आज वही चाइना की लोकल ऑटो कंपनीज जैसे कि BYD और NIO उसे धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर दी जा रही। वोक्सवैगन के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर कभी चाइना ने जर्मनी के अगेंस्ट एक इकोनॉमिक बॉयकॉट लगा दिया तो सिर्फ रात में वोक्सवैगन का 30 बिलियन यूरोस का रेवेन्यू खत्म हो सकता है। मतलब जिस मार्केट ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो ब्रांड बनाया, वही उसका बिगेस्ट रिस्क बन गया। दोस्तों, ईवीज के साथ साथ सेमीकंडक्टर क्राइसिस भी इसका एक मेजर हिस्सा है। वोक्सवैगन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो एक तरफ थी, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का छुपा हुआ क्राइसिस और भी बड़ा था। 2023 में चाइना ने एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल मूव खेला, जर्मेनियम और गैलियम के एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब ये दोनों जो मटेरियल्स थे वो सेमीकंडक्टर्स के लिए एसेंशियल हैं और बिना इनके चिप मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सप्लाई चेन हिल सकता है। जर्मनी की ऑटो और टेक इंडस्ट्रीज जो एज्यूम कर रही थी कि चाइना हमेशा इन मटेरियल्स का सप्लायर बना रहेगा, एकदम से क्राइसिस में चली गई। कंपनीज जिन्होंने अपना पूरा सेटअप चाइना के रॉ मटेरियल पर बिल्ड करा था, अब सुयर शॉर्टेजेस का सामना कर रही थी। तो जर्मन के एग्जीक्यूटिव्स को यह रियलाइज हुआ कि चाइना जिसको वो एक प्रॉफिटेबल पार्टनर समझ रहे थे, जिसको उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, वही उनके लिए एक स्लो पॉइजन था। एक सीनियर जर्मन एग्जीक्यूटिव ने इस फ्रस्ट्रेशन को एक मेटाफर से उन्होंने समझाया कि जैसे एक इंसान किसी को चॉपस्टिक से खाना खाना सिखाता है, तो सीखने के बाद वही इंसान चॉपस्टिक से दूसरे इंसान को छेदने लगे। मतलब जर्मनी ने चाइना को ट्रेन किया, उसको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी दी, उसको अपना बेस्ट ट्रेड पार्टनर बनाया और आज वही चाइना उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके जर्मनी के खिलाफ कर रहा। आज जर्मनी चाइना के साथ एक ऐसे डेंजरस जोन में घुस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है और जर्मनी की जो एवरेज एज है वो 44.6 ईयर्स है। अगर जर्मनी चाइना को छोड़ता है तो उसकी इकोनॉमी गिर सकती है, लेकिन अगर वो चाइना पे डिपेंडेंट रहता है तो चाइना धीरे धीरे उसके पास जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस या डोमिनेंस बचा है वो भी खा जाएगा। तो इन द एंड सवाल यही है कि आपके अकॉर्डिंग अभी जर्मनी को क्या करना चाहिए? क्या वो अपनी डिपेंडेंस तोड़ने का रास्ता खुद ढूंढ पाएगा, या फिर ये इकोनॉमिक ट्रैप इतना गहरा हो चुका है कि अब वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा? और जो स्ट्रैटेजी चाइना हमेशा से बाकी मुल्कों में अपनाता है कि जब तक वहां की दुनिया को, वहां की जनता को समझ में आता है, तब तक चाइना उसे डेट ट्रैप में या उसे कोई ना कोई इकोनॉमिक जाल में फंसा लेता है। लेकिन एस्पेक्ट ये उठता है कि आखिरकार हम ये मुश्किल वाली बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जर्मनी ने यार ऑलरेडी ये चीज 2-3 बार ट्राई कर ली है, जो आप जर्मन की इकोनॉमिक आजादी की जंग बोल सकते हो। देखो, जब चाइना ने अपने इकोनॉमिक मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू करा तो जर्मनी को एक कड़वी सच्चाई समझ आई, उसे अपनी इंडस्ट्रियल डोमिनेंस बचानी हो तो चाइना की डिपेंडेंस तोड़नी पड़ेगी। अब जर्मनी के लिए कोई आसान डिसीजन नहीं था। सालों तक जर्मनी का ट्रेड मॉडल चाइना पर बेस्ड था, लेकिन अब जब चाइना एक कॉम्पिटिटर बन चुका है तो बिजनेस एज यूजुअल का जमाना खत्म हो चुका था। इसी क्रम में जर्मनी का सबसे पहला कदम था रेयर अर्थ मिनरल्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढना। अब चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लायर है, जो सेमीकंडक्टर्स, ईवी बैटरीज और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल है। अगर चाइना इनका सप्लाई रोक दे तो जर्मनी का पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप तबाह हो सकता है। अब इसी वजह से जर्मन गवर्नमेंट ने अग्रेसिवली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ रेयर अर्थ अग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए ताकि चाइना की मोनोपोली को तोड़ा जा सके। दूसरा, जर्मनी अपने अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लेके आया। जब चाइना ने जर्मेनियम और गैलियम एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो जर्मनी ने समझ लिया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फ्यूचर सिर्फ सेल्फ रिलायंस में ही है। इसलिए इंटेल और TSMC जैसे सेमीकंडक्टर जायंट्स ने जर्मनी में 20 बिलियन यूरोस का मैसिव इन्वेस्टमेंट अनाउंस करा, जिसमें यूरोप के अंदर ही चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए प्लानिंग शुरू हो। मतलब जो चिप्स पहले चाइना से इंपोर्ट होती थी, अब वो जर्मनी अपनी सॉइल पर ही बनवाएगा, यानी सप्लाई चेन का पूरा कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेगा। जर्मनी ने सिर्फ सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पे ही काम नहीं करा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड रूल्स में भी गेम चेंज करने का प्लान बनाया। 2026 में यूरोप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM लाने वाला है। ये एक टैरिफ सिस्टम होगा जो चाइना जैसी कंट्रीज के स्टील और केमिकल्स पर पेनल्टी लगाएगा ताकि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट कंपटीशन में पीछे ना रहे। यानी अगर चाइना अपने चीप इंडस्ट्रियल गुड्स बेचने का सोच रहा है कि भाई हम कैसे भी एनवायरनमेंट को तहस महस करके इंडस्ट्रियल गुड्स बना के बेचेंगे सस्ते रेटों पे, तो जर्मनी और यूरोप अब उनके अगेंस्ट ट्रेड वॉल्स एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे ऊपर खड़ा करने वाला है। जर्मनी ने सिर्फ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज पर फोकस नहीं करा, बल्कि अगली जनरेशन के बैटलफील्ड डिजिटल और AI स्पेस में भी अपनी
पावर जमानी शुरू कर दी। जर्मन ने क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई रिसर्च में 50 बिलियन यूरो का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उसे पता है कि अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि डिजिटल एल्गोरिथम्स में होगा। मतलब जर्मनी अब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब तक अपनी सोच को सीमित नहीं रख रहा, बल्कि एक टेक सुपर पावर बनने का प्लान कर रहा है। जर्मनी ने डीकपलिंग की प्रोसेस स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन चाइना ऐसे ही पीछे नहीं हटने वाला। चाइना को यह मालूम है कि अगर जर्मनी और यूरोप इस नई इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल हो गए तो मेड इन चाइना 2025 और उसका ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस एक बड़ा झटका खाएगा। तो ये इकोनॉमिक वॉर सिर्फ सप्लाई चेन्स और ट्रेड टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगी, अब ये सेमीकंडक्टर्स, एआई और जियोपॉलिटिक्स तक पहुंचेगी। आज जर्मनी एक न्यू इकोनॉमिक बैटलफील्ड में खड़ा है। एक तरफ उसका पूरा पास्ट चाइना से जुड़ चुका है, लेकिन फ्यूचर के लिए उसे चाइना से अलग भी होना है। तो क्या जर्मनी चाइना से अपनी डिपेंडेंसी तोड़ पाएगा, या फिर ये बैटल जर्मनी को और भी डिफिकल्ट इकोनॉमिक चॉइसेस के सामने खड़ा कर सकती है? द ग्रेट डीकपलिंग सिर्फ एक शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है, जिसमें ट्रेड वॉर्स और ग्लोबलाइजेशन का एक नया चैप्टर खुलेगा, जिसके हमें 2024 में कुछ ट्रेसेस देखने को भी मिले। 2024 तक जर्मनी और चाइना के बीच इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आ चुका है। एक वक्त था जब दोनों पार्टनर्स थे, लेकिन अब ये राइवल्स बन चुके हैं। जब जर्मनी ने चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी तोड़ने का प्लान बनाया तो चाइना ने भी तुरंत पलटवार किया। जर्मन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 25% टैरिफ्स लगा दिए, जो वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसे ऑटो जायंट्स के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो जर्मनी की सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए एक और बड़ा झटका है। मतलब जर्मनी ने जो भी डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स किए, चाइना ने उसे काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी करी। जब चाइना ने जर्मनी के अगेंस्ट ट्रेड वॉर छेड़ दी तो जर्मनी ने भी अपने नए अलाइज ढूंढने शुरू कर दिए। यूरोपियन यूनियन और यूएस के इकोनॉमिक टाइज और मजबूत होने लगे। पहले जो जर्मनी चाइना का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर था, अब उसका फोकस अमेरिका के साथ ट्रेड को डीप करने पर शिफ्ट हो गया। यानी वेस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है जो चाइना के इकोनॉमिक डोमिनेंस को काउंटर कर सके। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स या टैरिफ्स का खेल नहीं था, ये एक नए ग्लोबल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है, जिसमें ट्रंप के आने से अभी सैंक्शंस भी रोल प्ले करेंगे, जिसमें ग्लोबलाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर चैलेंज हो रहा है। और इसी के बीच जो लास्ट एस्पेक्ट है आज के हमारे इस वीडियो का, कि क्या ये ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड ओवर चल रही है, जिसमें वर्ल्ड आइसोलेट होना चाह रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए जो आज का दौर है, जो प्रेजेंट टाइम है, ये एक नए एग्जाम के तरीके में उभरेगा। पिछले 40 सालों में ग्लोबलाइजेशन का मतलब था दुनिया के देश एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बने ताकि सबको फायदा हो। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का ये पूरा मॉडल एक नए टेस्ट से गुजर रहा है। जो एक वक्त पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी, अब स्ट्रैटेजिक राइवलरी बन चुकी है। एक तरफ जर्मनी है जो रियलाइज कर चुका है कि किसी एक देश पर एक्सट्रीम डिपेंडेंस उसके लिए सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, और दूसरी तरफ चाइना है जो रैपिड ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसको अब ग्लोबल रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ा। तो इस सब सिनारियो में कैसे चाइना रोज फ्रॉम द एशेस ऑफ जर्मनी, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप कहें तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि अगर हम ट्रूली कैपिटलिस्ट इंसान देखें तो कई सेंस में हमें लगता है कि चाइना एक ट्रू बिजनेसमैन है। वो जिस देश में जाता है उसको जो लेना है वहां से लेके वापस आ जाता है। उसको कोई वहां की सरकार की नहीं, कोई कुछ नहीं, जब तक उसको अपना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, जो उसको चाहिए वो मिल रहा है, वो उसमें खुश है। यूएसए जैसे मैकडोनल्डाइजेशन की तरह चाउमीफिकेशन नहीं करता वो जाके, उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चाइना का खाना है, कहाँ आपने देखा है चाइनीज से ज़्यादा अच्छा चाइनीज तो हमारे, मुझे लगता है, स्ट्रीट वाले बना लेते हैं, है ना, उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है इनफैक्ट। तो आप बताइए अभी इसमें आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? चाइना सही है, जर्मनी सही है? क्या चाइना को वो चीज़ करनी चाहिए थी जो उसने करी? क्या एथिकल ग्राउंड्स कुछ आज भी रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, या सब कुछ रियलिज्म के हवाले हो गया? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट इट? जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच। और अगर आप अपडेट्स चाहते हो नई वीडियोस के तो मेरे इंस्टाग्राम GS_Gill07 को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।